बच्चों, अपना स्कूल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे चैप्टर के। तो आज का हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, उसमें देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इरोजन लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन। तो किस टाइप के इरोजन से जो है रेगिस्तान या डेजर्ट्स बनते हैं। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सॉइल इरोजन से। जब देखिए सॉइल इरोज हो जाएगी, कहीं से मिट्टी जो है उखड़ जाएगी, उड़ जाएगी, बह जाएगी, तो वहाँ पे उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और वहाँ पे कोई पौधा नहीं लगेगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगी, तो उसको डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ए। सेकंड है अपना, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, दोबारा बनाए रखने के लिए, बरकरार करने के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, उसके फेवर में है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर है सेकंड का डी, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम बार बार बदल बदल के फसलें उगाएंगे तो उससे क्या है, हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहेगी, क्योंकि एक ही तरह की फसल उगाने से ज़मीन में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए हमें रोटेशन ऑफ क्रॉप से क्या है, उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो देखिए जो मल्टीपर्पज के लिए बीवर्स के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं, उसके फेवर में कौन सा नहीं है वो बताना है हमने। तो देखिए ये कंट्रोल फ्लड्स को कंट्रोल करता है, ये इसके फेवर में है। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये भी फेवर में है। ये प्रोवाइड करता है वाटर इरिगेशन के लिए, ये भी इसके फेवर में है। तो देखिए ये लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ये इसके फेवर में नहीं है। तो थर्ड का जो आंसर है वो है सी, क्योंकि जब वहाँ हम डैम बनाते हैं उसके पीछे जितना एरिया है उसको खाली करवा दिया जाता है, वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस मीन वहाँ से कहीं और भेज दिया जाता है। इसलिए ये जो सी ऑप्शन है ये इसके फेवर में नहीं है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो हमारे तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, नदियाँ, झीलें होती हैं, सॉरी झीलें और तालाब, इनकी मेंटेनेंस मीन जिनकी साफ सफाई और रख रखाव क्यों जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग सरफेस वाटर रन ऑफ, की जो सरफेस का वाटर रन हो जाए, बह जाए। सेकंड क्या, सेकंड ऑप्शन है इसमें इंक्रीजिंग वाटर टेबल, क्या वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए, जो ज़मीन के नीचे वाटर का लेवल है उसको बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं इसका। या फिर रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, इससे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का कोई लेना नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है फोर्थ की वो है बी, क्योंकि इससे जो वाटर टेबल है हमारा, जो ज़मीन के नीचे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है, वो इम्प्रूव होता है। क्योंकि जहाँ पे झीलें होंगी और जो तालाब होंगे वहाँ पे पानी आहिस्ता आहिस्ता रिस कर ज़मीन में पहुँचता रहेगा, जिससे हमारा आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे जो ज़मीन के नीचे पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान। राजस्थान में सॉइल का जल्दी बनने के लिए कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए वहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस, इसका आंसर है सी, जो एक्सट्रीम डिफरेंस मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डे और नाइट के टेम्परेचर में। तो दिन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण जो रॉक्स हैं वो फैलती हैं, और रात को टेम्परेचर बहुत कम होता है दिन के मुकाबले, तो जिसके कारण जो रॉक्स हैं वो सुंगड़ती हैं, जिसके कारण वो छोटे छोटे पार्ट्स में इरोज हो जाती हैं, बट जाती हैं, जिसको कहते हैं सॉइल बन जाती है। तो इसलिए इस रीजन के कारण वहाँ पे क्विक फॉर्मेशन होती है सॉइल की। चलिए करते हैं इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी में है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश जोन्स। देखिए अर्थ के सरफेस में दो ही जोन्स हैं, एक है लैंड और एक है वाटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंड और वाटर। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें कितनी परसेंट लैंड जो है फॉरेस्ट के अंडर होनी चाहिए, ताकि जो लेवल है, जो बैलेंस है इकोलॉजिकल मीन जीवों का बना रहे। तो उसके लिए देखिए जो सही ऑप्शन है वो है 33% जो है लैंड हमें फॉरेस्ट के अंडर रखनी चाहिए। इसका ऑप्शन है 33 सेकंड। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, प्लांटिंग ट्रीज इज कॉमनली नोन एज। अगर हम दरख्त लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफोरेस्टेशन, जंगल लगाना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज। तो मेन सोर्स जो है फ्रेश वाटर का, देखिए फ्रेश वाटर जो होता है बिल्कुल ताज़ा पानी, वो नदियों में भी नहीं होता, क्योंकि नदियों में भी इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिलती रहती हैं,
तालाबों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में भी नहीं होता। तो वही जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, वो फ्रेश वाटर होता है, वो हमेशा रेनफॉल में होता है। तो इसका सही आंसर है रेनफॉल। नेक्स्ट है हमारा इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, अर्थ इज नोन एज डैश प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए वाटर की प्रेजेंस के कारण इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो देखिए पार्ट सी है, हमने एक टेक्निकल टर्म या अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है पूरी स्टेटमेंट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चीज कौन सी चीज है जो डिकम्पोज मीन सड़ने से पैदा होती है, इनके डिकम्पोज होने से पैदा होती है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड हुए हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो देखिए इसका सही आंसर है हुमस। हुमस क्या होता है, हमारा जो सैंड के लूज सैंड होती है उसमें जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको कहते हैं हम हुमस, जो कि उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड। उस रॉक का नाम बताइए जिससे कि सॉइल बनती है, उसको कहते हैं हम पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मीन जिस रॉक से वो टूट के इरोज होके विंड से, जहाँ हवा से, जहाँ अपने रेन से या टेम्परेचर से वो टूट कर बनी है सॉइल, तो उसको पेरेंट रॉक कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कॉन्टिन्यू वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। क्या चीज़ है जो लॉन्ग मैंने बहुत लंबे कॉन्टिन्यूस में लगातार, वेदरिंग मीन्स रेन से, टेम्परेचर से या विंड के फ्लो से बनती है रॉक से, इसको कहते हैं हम सॉइल। तो आपको पता है कि सॉइल जो है एक लंबी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो वेदरिंग से बनती है रॉक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पजेज एट द सेम टाइम। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक ही समय पे सारे काम करता हो, कई सारे बेनिफिट्स देता हो, उसको क्या कहेंगे? इसका आंसर है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड। देखिए जो अपर लेयर है सॉइल की, उसमें जो मिट्टी है वो रिमूव हो जाए, चाहे तो रेन से, चाहे विंड से, चाहे और किसी के कारण से, चाहे वो मैनुअली इंसान वहाँ पे माइनिंग करके कर दे, तो नेचुरली चाहे ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी से, उसको क्या कहते हैं हम? इसको टर्म को, अगर ऐसा सॉइल इरोजन हो जाए तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। तो पार्ट डी में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सॉइल कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट रिसोर्स। सॉइल को सबसे इंपॉर्टेंट मैंने महत्वपूर्ण सोर्स क्यों माना जाता है? गिव एनी 3 रीजन, 3 रीजन बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट रीजन है, जो सॉइल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, इसके बिना प्लांट्स नहीं ग्रोथ करेंगे, प्लांट्स नहीं ग्रोथ करेंगे तो कितने तरह के जीवन जो विल्ड लाइफ है वो खत्म हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। सेकंड क्या है? इट गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। जैसे ये पहले बता चुके हैं, ये कई तरह के इंसेक्ट्स और एनिमल्स को शेल्टर मीन्स रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। अगर सॉइल अच्छी होगी तो पौधे होंगे, पौधे होंगे तो ये जीवन सुरक्षित है। थर्ड क्या है? सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सॉइल से ब्रिक्स बनती हैं जिसके बिना बिल्डिंग बनाना, घर बनाना मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल का इरोज होना मीन सॉइल की जो अपर लेयर है, लूज लूज लेयर है, इसका उड़ जाना, वहां से डिस्प्लेस हो जाना, इसके क्या रीजंस हैं? तो फर्स्ट रीजन है डिफोरेस्टेशन। देखिए कहीं पे जंगल हैं, वो जंगल क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ होती है वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है। अगर वहाँ पे पेड़ नहीं होगा तो वहाँ पे क्या है, मिट्टी बाइंड नहीं होगी, वहाँ से मिट्टी उखड़ जाएगी, और मिट्टी उखड़ने से वो सॉइल है जहाँ से वो उधर से उधर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो पहला रीजन है इसका डिफोरेस्टेशन, जंगलों का काटना। सेकंड है माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं ह्यूमन बींग्स कहीं जगह पे कोई रिसोर्स को निकालने के लिए वहाँ पे खुदाई करते हैं, तो उससे क्या हुआ, हम जो अपर लेयर है सॉइल की उसको रिमूव कर देते हैं, जो कि एक सॉइल इरोजन का कारण बनता है। थर्ड रीजन है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चराने से जो घास फूस है वहाँ का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे ज़मीन ओपन हो जाएगी टेम्परेचर के लिए, सनलाइट के लिए, जिससे वो गर्म होकर हीट होकर वहां से उड़ना शुरू कर देगी। तो ये भी एक रीजन है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हमने हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें पहले बताया था हाइड्रोलॉजिकल, इसमें साइकिल में एवेपोरेशन प्रोसेस से कंडेंसेशन है। एवेपोरेशन होता है पानी का उड़ना, और उसके बाद जो अपना कंडेंसेशन है उसमें क्या होता है, पानी का बूंदों में कन्वर्ट होना। प्रिसिपिटेशन होता है बरसात, जहाँ स्नो की फॉर्म में नीचे ज़मीन पे बरसना। तो जो हीट होती है सन की, वो क्या करती है, एवेपोरेट करती है हमारे वाटर को, ताकि वाटर वेपर्स बनते हैं जो
आगे हवा में चले जाते हैं। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब वो कूल डाउन हो जाएंगे, वो एक रूप ले लेंगे क्लाउड्स का। तो ये क्लाउड्स जब जो हैं, जो वाटर से फिल हुए हुए हैं, ये रेन या स्नो की फॉर्म में बरसेंगे, जिसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। तो इस प्रोसेस में वाटर चेंज होता रहता है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, कभी कंडेंसेशन में, कभी वेपोरेशन में। तो इस तरह सर्कुलेट होता रहता है ओशन से इधर उधर पहाड़ों में, पहाड़ों से फिर ओशंस में। तो इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो देखिए डायग्राम में बात देखते हैं। तो डायग्राम में दिया हुआ देखिए, सन की हीट से जो वाटर है वो वेपोरेट हो रहा है, वेपोरेट होके आगे ये कंडेंस होकर जो बादल बन रहा है, बादल आगे शिफ्ट हो रहा है हवा के साथ। तो जैसे ही इसको ज़्यादा कंडेंसेशन मीन ज़्यादा टेम्परेचर डाउन मिल गया, ये और बूंदों की फॉर्म में बन जाएगा, और बरसात या स्नो की फॉर्म में कहीं भी बरस जाएगा। अगर पहाड़ों में बरसता है, जो हो सकता है स्नो की फॉर्म में भी बरस जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी नदियों नालों से आहिस्ता आहिस्ता बहते बहते अपने जो सी तक फिर जाएगा। तो इस ये साइकिल है जो चलता रहता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज रिवर वाटर गेट पोल्यूटेड? जो रिवर का वाटर है वो कैसे पोल्यूटेड हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए रिवर वाटर कैसे पोल्यूट होता है। नंबर 1 है अनट्रीटेड सीवरेज वाटर। सीवरेज से हम कोई भी सीवरेज, आई मीन जो नालियों से पानी निकलता है हमारे घर से, वो उसको सीवरेज कहते हैं। तो अगर उसको हम अनट्रीट करके ही नदियां नालों में गिर देंगे, तो उससे क्या है, नदियों का पानी जो है, वाटर है, वो पोल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। सेकंड क्या है, एनिमल बाथ इन रिवर्स। अगर हम अपने जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको अगर नदियों में नहलाएंगे खुले में, तो उससे क्या होगा, उनके जो जर्म्स हैं वो पानी में मिक्स हो जाएंगे, पानी को अनफिट करेंगे पीने के लिए, पोल्यूट करेंगे। थर्ड क्या है, डंपिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर्स। हम रिवर्स में अगर कूड़ा कचरा गिरते रहेंगे, तो उससे क्या है, उसका पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, जिससे वो पोल्यूशन को जन्म देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एनी 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काज्ड बाय द बिल्डिंग लार्ज डैम्स। कि डैम्स बनाने से अभी तक फायदे सुने थे, अभी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स बतानी है जो कि क्रिएट हो रही है, इकोलॉजी मीन्स जीवन को। तो फर्स्ट क्या है, देखिए एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड। जो हमारी जो जीवन है, पानी में रहने वाले जीवों का, वो इफेक्ट होता है, क्योंकि जब हम डैम बनाएंगे तो आगे की तरफ पानी कम हो जाएगा, लेकिन डैम के पीछे पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा और आगे की तरफ पानी कम हो जाएगा। तो इससे हमारा एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है। सेकंड क्या है, रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड। जो रिवर है वो भी हमारी डाइवर्ट हो जाएगी। एक रिवर थी जो पहले फ्लो होती थी रेन टाइम पे, कहीं और भी जाती थी, लेकिन उसको हमने डैम बना के एक पर्टिकुलर एरिया में स्लो डाउन कर लिया, एक पर्टिकुलर पाथ से ही जाएगी वो। थर्ड क्या है, पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस्ड। जो पॉपुलेशन है, जो डैम के पीछे की पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, तो उसको हम डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि पानी वहाँ पे जमा होगा। तो इसके से भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करते हैं पार्ट ई। तो पार्ट ई में है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। सॉइल को बनाने में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी हैं। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें पेरेंट रॉक, कि जिससे कि वो बनी है सॉइल। तो ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल फॉर्म होती है, उसको कहते हैं पेरेंट रॉक। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक सॉइल जो है हमारी लावा रॉक से बनी है, तो हम कहेंगे कि लावा रॉक है जो ब्लैक सॉइल की पेरेंट रॉक है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी, कि जो टॉप व्यू कैसा है, मीन वो ज़मीन कैसी है, माउंटेन्स हैं, प्लेटियस हैं, या प्लेन एरियाज हैं। तो ये वेरिएशंस भी सॉइल की थिकनेस को इफेक्ट करती हैं। माउंटेन्स पे जो थिकनेस है वो बहुत कम है, और प्लेटियस पे थोड़ी सी और ज़्यादा है, और प्लेन एरियाज में जो अपनी थिकनेस है सॉइल की वो ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस उतनी ज़्यादा ही वो बढ़िया होगी खेतीबाड़ी के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की बात करें, मौसम की, तो मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। देखिए जो टेम्परेचर एंड रेनफॉल है, ये अफेक्ट करती हैं सॉइल की फॉर्मेशन की। जितनी ज़्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर हाई कम होता रहेगा, उतनी ही ज़्यादा सॉइल फॉर्म होगी। तो जिन एरियाज में हाई रेनफॉल होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे रॉक्स जो है इजीली वेदर मीन्स सॉइल जल्दी बनती है। नेक्स्ट है हमारा इसमें फैक्टर वेजिटेशन कवर, कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसी है। तो देखिए प्लांट जो ग्रो होते हैं मेनली क्रैक्स में होते हैं, रॉक्स के केस में, पहाड़ों के केस में। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो नीचे और पेनिट्रेट हो जाती है, नीचे और चली जाती हैं ज़मीन में। तो जिसके कारण वो रॉक्स को क्रैक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे उसको वाइड कर देते हैं, चौड़ा कर देती हैं, उसको पाड़ देती हैं। जिसके रिजल्ट से जो क्रैक है वो डिसेंट्री बड़ा हो जाता है, और उससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है वेजिटेशन का रोल भी, कि आपने देखा होगा पेड़ कई बार दीवार के साथ लगाते, तो दीवार को भी वो उखाड़ देते हैं, ज़मीन को भी वो उखाड़ देते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर टाइम।
तो टाइम भी बहुत ज़रूरी है। टाइम क्या है, मेच्योरिटी देता है अपने उसको सॉइल को। सॉइल जो है अपनी एक समय बाद ही इस लायक बनती है कि वो उपजाऊ शक्ति कहलाती है। तो देखिए सॉइल जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सॉइल को रीन्यू होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं एक छोटी सी लेयर को फॉर्म करने में। तो इसलिए टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय द लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न से क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टडी करना, और इसके फैक्टर्स जो इसको यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए लैंड यूज पैटर्न क्या है। लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पस सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स लगाने के लिए, उगाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज के लिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को चराने के लिए जो हम लैंड को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम लैंड यूज पैटर्न। अब आगे बात है कि इसकी स्टडी यूजफुल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल प्लानिंग के लिए, मान लीजिए हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और हम रिसोर्सेज को ना निकाल के वहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे तो हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस चीज़ की ज़्यादा इकोनॉमिकली हम बेटर हो सकते हैं। मान लीजिए किसी देश में उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़िया है मिट्टी की, तो वहाँ पे खेती बाड़ी के लिए यूज़ करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो इससे इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है नेशन की वो इफेक्ट होती है। इट आल्सो हेल्प्स इन असेसिंग द शॉर्टकमिंग्स इन द लैंड यूटिलाइजेशन। जो लैंड यूटिलाइजेशन में जो कमियां हैं उनको भी दूर करता है, भी कहाँ पे कितनी लैंड यूज़ करनी है ये भी इससे हमें पता लगता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट, कहीं पे क्लाइमेट बढ़िया है, मौसम बढ़िया है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लैंड का यूज़ करेंगे। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स में आ गया कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है, ज़मीन उपजाऊ होगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे। वाटर बॉडीज़, अगर उसके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं और पानी बढ़िया है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे और वहाँ ज़्यादा लैंड का यूज़ होगा। इसी तरह सॉयल, अगर ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे और ज़्यादा बढ़िया उसका बेनिफिट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मल्टी पर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। क्या होते हैं, दो प्रोजेक्ट्स के नाम बताने हैं और लिस्ट करना है हमने मेन इनका जो पर्पज क्या है, किस लिए ये बनाए जाते हैं। तो देखिए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एक प्रोजेक्ट है रिवर के ऊपर डैम बनाकर कंस्ट्रक्ट किया हुआ अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग द वाटर। मान लीजिए ये रिवर है, इसके ऊपर हमने एक डैम बना दिया ताकि पानी को हम अपने अकॉर्डिंग स्लो डाउन कर सकें, तो इसको कहते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो दामोदर रिवर वैली और हीराकुंड डैम, जो हमारे इंडिया में दो डैम है जो रिवर के ऊपर बनाए गए हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। तो मल्टीपर्पजेज क्या है इसके, देखिए फर्स्ट है इरिगेशन। अब हम जहाँ से नदियाँ नाले निकाल के कहीं भी आगे भेज सकते हैं इरिगेशन के लिए। एफोरेस्टेशन, आसपास जैसे नदियाँ नाले निकालेंगे तो उससे जंगल बनेंगे, उससे पेड़ उगेंगे आसपास नदी नालों के, तो एफोरेस्टेशन को भी ये बढ़ावा देते हैं। थर्ड क्या है, फ्लड कंट्रोल। एकदम से अगर नदी में पानी आएगा बाढ़ का तो उसको हम रोक देंगे पीछे और आहिस्ता आहिस्ता सारा साल निकालते रहेंगे ताकि फ्लड भी नहीं आएंगे, एकदम से पानी आगे बहेगा नहीं। फोर्थ क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम डैम के नीचे हाइट पे है डैम, उसके नीचे मशीनें लगा दें तो उससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सुजेस्ट एनी 5 स्टेप्स टू कंजर्व द सॉइल। सॉइल को बचाने में 4 या 5 स्टेप बताएं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है सॉइल को बचाने के लिए, पहला है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जितने ज़्यादा ट्री होंगे उतनी ज़्यादा उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी और जो हवा है हवा के फ्लो को भी कम करेंगी। रेन का जो वाटर होता है फ्लड्स को भी स्लो करेंगी, तो जिससे हमारी सॉइल इरोजन है वो कम होगा। रेजिंग फॉडर क्रॉप्स, हमें चारे के लिए फसलें उगानी चाहिए ताकि वो चारे का जो काम है पशुओं का वहीं से हो जाए और इधर उधर घास को ना चरें, और जिससे कि ज़मीन की सॉइल की इरोजन कम हो। रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो फ्री मूवमेंट है उसको रोकना, क्योंकि वो कहीं भी जाए ऐसे ही घूमे फिरेंगे तो बार बार एक ही जगह पे हो सकता है घास फूस को खाते रहे, जिससे वहाँ पे घास फूस खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा और वहाँ की जो सॉइल है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगी सनलाइट के और विंड और अपनी उससे रेन के, तो जिससे कि उसका इरोजन ज़्यादा जल्दी होगा। फोर्थ है चेकिंग द रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज। अगर लोग ज़्यादा तादाद में पेड़ काट रहे हैं तो उनको हमने रोकना है, चेक करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। अडॉप्टिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हमें एग्रीकल्चर की साइंटिफिक प्रैक्टिसेस का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम फसलें बदल बदल के बीजेंगे तो उससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल इरोजन भी नहीं होगी। सेकंड क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग से क्या है, क्रॉपिंग करेंगे हम, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुजेस्ट एनी 5 मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को बचाने के 5 मेथड बताएं। तो फर्स्ट मेथड है इसमें वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करेंगे हम, मकान की छत को साफ रखेंगे और वहाँ से एक पाइप हम अपने टैंक में डाल देंगे। जैसी बरसात आएगी वो पानी हमारे टैंक में चला जाएगा, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, द रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स। जहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं वहाँ डैम बनाकर पानी को रोक लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी को पूरा साल आगे फ्लो करते रहेंगे। थर्ड क्या है, डिमांड ऑफ द वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज कैन बी मीट बाय रिसाइकल्ड वाटर। जो रिसाइकल्ड वाटर है, हमारे घरों से निकलता है यूज़ किया वाटर, उसको रिसाइकिल करके इंडस्ट्री में यूज़ करवा देंगे, उससे भी पानी की बचत होगी। फोर्थ क्या है, वाटर कैन बी सेव्ड फॉर अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम है, अपना टैक्टिकल सिस्टम है, फुहारा सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम, ऐसे सिस्टम लगा के हम फसलों को आसानी से सिंचाई कर सकते हैं कम पानी से, जिससे कि पानी की बचत होगी। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स। जैसे कि टैप लगा दीजिए, कहीं पे पब्लिक बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं, तो जैसे ही कोई वहाँ पे जाएगा तो नल चल पड़ेगा, और जैसे ही बंदा वहाँ से, सेंसर लगा हुआ है, जैसे कि बंदा वहाँ से नहीं होगा तो नल अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम पानी की सेविंग जो है वो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।